कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कल हमने कर लिए थे 150 तक क्वेश्चन। आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 51, जिसमें क्या दे रखा है, विलयन की सांद्रता किसे दर्शाती है। तो ऑप्शन है घुले पदार्थ की मात्रा, रंग, तापमान या फिर दाब। तो इसका आंसर हो जाएगा घुले पदार्थ की मात्रा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152 नंबर, संतृप्त विलयन क्या है, मतलब जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो क्या होते हैं। जिसमें जो इसके ऑप्शन है ये है, जिसमें और विलय घुल सकता है, जिसमें और विलय नहीं घुल सकता, केवल जल वाला विलयन या अत्यधिक पतला विलयन। तो क्या होगा, सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन है वो होगा कि एक सॉल्यूशन है उसके अंदर हम जैसे कि मान लेते हैं चीनी और पानी का सॉल्यूशन है। ठीक है। तो उसके अंदर पानी के अंदर जितनी चीनी मिलाएंगे ना, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब चीनी घुलना बंद कर देगी, तो उसी को बोलते हैं सैचुरेटेड पॉइंट। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन वही सॉल्यूशन होता है जिसमें और विलय नहीं घुला जा सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसमें और विलय नहीं घुल सकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो है 153, असंतृप्त विलयन क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। तो अगर सैचुरेटेड जिसमें नहीं घुल सकता तो ये अनसैचुरेटेड हो जाएगा जिसमें और विलय घुल सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलयता या सोलिबिलिटी किस पर निर्भर करती है, टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेट या फिर ऑल ऑफ दी। तो जो सोलिबिलिटी है वो टेम्परेचर पर निर्भर करती है, प्रेशर पे भी, और सॉल्वेंट और सोलूट के नेचर पे भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों की विलयता दाब बढ़ाने पर सामान्यतः क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, समान रहती है या फिर शून्य हो जाती है। तो क्या पूछ रखा है इन्होंने, गैसों की सोलिबिलिटी, मतलब जो गैसेज की सोलिबिलिटी है वो प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगी, तो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म पानी में चीनी जल्दी क्यों घुलती है, तापमान बढ़ाने से, दाब बढ़ाने से, रंग बदलने से या घनत्व बढ़ने से। तो गर्म पानी है तो उसका क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो इंक्रीज टेम्परेचर से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, समुद्री जल किस प्रकार का मिश्रण है, सी वाटर इज व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर, एलिमेंट, सॉल्यूशन, कंपाउंड या फिर सस्पेंशन। तो जो समुद्री जल है वो एक सॉल्यूशन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, नमक के घोल को किस विधि से अलग किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण, इवोपरेशन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हो जाएगा, ट्रू सॉल्यूशन में जो कणों का आकार है वो क्या होता है। तो जो हमने कल देखा था वो पूछ रखा था, कोलॉइड में जो पार्टिकल्स का साइज है वो क्या होता है, तो वो 1 से 1000 nm तक होता है। लेकिन जो ट्रू सॉल्यूशन है इसके अंदर जो पार्टिकल्स का साइज है वो 1 nm से कम होगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160, कोलॉइड और वास्तविक विलयन में मुख्य अंतर क्या है। तो इसके अंदर क्या है, अभी हमने पता, जो कोलॉइड है इनका साइज 1 से 1000 के बीच में होता है, और जो ट्रू सॉल्यूशन है ये 1 से कम होते हैं। तो यही जो पार्टिकल का साइज है ये इसके अंदर मुख्य डिफरेंस है। तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, विद्युत का कुचालक पदार्थ, विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ, प्रकाश उत्पन्न करने वाला पदार्थ या फिर ऊष्मा उत्पन्न करने वाला पदार्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, मतलब कोई भी एक पार्टिकल है, कोई भी एक रोड है तो उसके अंदर अगर करंट पास हो गया तो वही इलेक्ट्रोलाइट हो गया। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पास होना मतलब नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्रबल
इलेक्ट्रोलाइट है? चीनी का घोल, NaCl का घोल, अल्कोहल या फिर ग्लूकोज? तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है? NaCl। क्योंकि अगर इसको किसी भी इसमें से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये इजीली Na और Cl में टूट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है? तो क्या हो जाएगा वो? CH3COOH। सेम एसिड बेस वाला फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, वही कंसेप्ट लगेगा कि जैसे कि HCl है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉरी अगर करंट पास करते हैं तो ये सॉल्यूशन ये जल्दी से टूट जाता है ये कंपाउंड, और H और Cl अलग अलग दो इलेक्ट्रो वो बन जाते हैं। ठीक है, और जो CH3COOH है इसको तोड़ने में इलेक्ट्रोलाइट जो ये है ये वीक एसिड है, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन गैर इलेक्ट्रोलाइट है? तो इसमें से गैर इलेक्ट्रोलाइट कौन हो जाएगा? ग्लूकोज। क्योंकि जो ग्लूकोज है इसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चालकता किसके कारण होती है? एटम्स के, आयंस से, या फिर न्यूट्रॉन्स या फिर मॉलिक्यूल? तो क्या हो जाएगा? आयंस। क्योंकि जो आयंस है, इलेक्ट्रॉन है, उनकी वजह से तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बन जाएगा आयंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आज भाई थोड़ा ना बैकग्राउंड जो साउंड है उसको इग्नोर करना, आज थोड़ी ज़्यादा साउंड आ रखी है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइट वियोजन क्या है? परमाणु बनना, आयनों में टूटना, अणु बनना, या फिर तत्व बनना? तो क्या हो जाएगा? आयनों में टूटना इलेक्ट्रोलाइटिक वियोजन है। मतलब कि कोई भी अगर कंपाउंड है जैसे कि NaCl, तो Na और Cl में अलग अलग टूट जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइट वियोजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaCl जल में घुलने पर किस में टूटता है? अभी मैंने बताया Na और Cl में, लेकिन सारे जो ऑप्शन है वो NaCl में ही दे रखे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? जो Na है वो पॉजिटिव होगा और जो Cl है वो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड पर कौन से आयन पाए जाते हैं? तो कैथोड है तो उस पर क्या होंगे? जो कैथोड है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो उस पर धनायन होंगे, मतलब कि कैटायन होंगे। एनोड पर क्या होंगे? अगर कैथोड पर पॉजिटिव है तो जो एनोड है उसके ऊपर एनायन होंगे, ऋणायन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? ऑप्शन देखते हैं, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बनना, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक में परिवर्तन, या फिर ऊष्मा उत्पन्न करना, या फिर प्रकाश उत्पन्न करना? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा द्वारा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट सामान्यतः किसके बने होते हैं? जो इलेक्ट्रोड होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में वो किस चीज़ के बने होते हैं? तो वो किस चीज़ के होंगे? लकड़ी के, ग्रेफाइट के, प्लास्टिक के, या फिर पेपर के? तो वो हो जाएंगे ग्रेफाइट के, क्योंकि जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक है, मतलब कंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट विलयन का रंग कैसा होता है? कॉपर सल्फेट का होता है नीला। ठीक है, ग्रीन होता है आयरन सल्फेट का होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के घोल में विद्युत धारा किसके कारण बहती है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण, आयंस के कारण, प्रोटॉन्स के कारण, या फिर न्यूट्रॉन्स के कारण? किसके कारण होंगी? आयंस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCl किस प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट है? HCl है जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो जल्दी से H और Cl में टूट जाएगा, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KOH किस प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट है? तो KOH है ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका एसिटिक एसिड किस प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट है? तो जो एसिटिक एसिड है ये एक वीक एसिड है, इसलिए ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल विद्युत का कैसा चालक होता है? गुड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, या फिर बेस्ट कंडक्टर? तो जो शुद्ध जल है वो होता है पुअर कंडक्टर। ठीक है,
क्योंकि इसके अंदर जो आयंस है वो बहुत कम होते हैं। बैटरी में प्रयुक्त सल्फ्यूरिक अम्ल किस प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट है? सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4। ठीक है, देखो जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो क्या होता है? H2SO4। अगर इसको इलेक्ट्रोलाइसिस होगा इसका तो क्या बनेगा? ये H+SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो एक ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रोलाइट का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश देना, विद्युत प्रवाहित करना, रंग बदलना या फिर ऊष्मा रोकना। तो इसका जो मेन कारण है, मेन प्रॉपर्टी है इसकी, वो क्या है? विद्युत प्रवाहित करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइट के दौरान धनायन कहाँ जाते हैं? तो धनायन क्या है? मतलब कि जो कैथोड है, कैटायन है, सॉरी हाँ, जो कैटायन है वो क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और वो क्या किस पर होते हैं? वो कैथोड पर होते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी क्या है? ऊष्मा उत्पन्न करना, अस्थिर नाभिक से विकिरण उत्सर्जन करना या फिर प्रकाश उत्पन्न करना या फिर विद्युत उत्पन्न करना। तो क्या हो जाएगा? जो अस्थिर नाभिक से विकिरण उत्सर्जन है वो ही रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। मतलब कि जो कोई भी एलिमेंट है अगर उसको टेम्परेचर बढ़ाएं तो वो 3 पार्टिकल में अल्फ़ा, बीटा और गामा में टूट जाएगा, उसी को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, जो रेडियो एक्टिविटी है इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज किसने की थी? हेनरी बैकवर्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम की खोज किसने की थी? तो जो रेडियम है इसकी जो खोज की थी मैडम क्यूरी और पीरे क्यूरी, मतलब जो ये हस्बैंड वाइफ थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा किरणें किससे बनती हैं? ऑप्शन है इसके इलेक्ट्रॉन, हीलियम नाभिक, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन। तो ये बन जाएंगे हीलियम से, क्योंकि जो हीलियम है इसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। जो अल्फा और जो प्रोटॉन है यही अल्फा पार्टिकल है, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल है वो पॉजिटिव होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बीटा होते हैं और ये नेगेटिव पार्टिकल होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हीलियम नाभिक, मतलब हीलियम न्यूक्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा किरणें किससे बनती हैं? तो अभी मैंने बताया था आपको, जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज है और उसी से बीटा किरणें बनती हैं। नेक्स्ट है, गामा किरणें क्या होती हैं? लाइट वेव्स, इलेक्ट्रोलाइटिक वेव, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज सॉरी जो गामा रेज है वो हो जाएंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, मतलब इनके पास सिर्फ डबल इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? ऑप्शन है इसके अल्फ़ा, बीटा, गामा या फिर प्रोटॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा गामा। सबसे ज़्यादा जो भेदन की क्षमता है वो गामा के पास होती है, फिर बीटा के पास होती है और फिर होती है अल्फ़ा के पास। ठीक है, तो ये याद रखना, अल्फ़ा के पास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम भेदन की क्षमता किसके पास होती है? अल्फ़ा के पास और सबसे ज़्यादा गामा के पास। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? विखंडन मतलब कि टूटना। तो जो भारी कण होते हैं उनका टूटना ही विखंडन होता है। तो जो भारी नाभिक टूटते हैं उनको नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भारी नाभिक टूटना। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नाभिकीय संलयन क्या है? अगर संलयन मतलब फ्यूजन होता है, जुड़ना, तो विखंडन में टूटना और संलयन में जुड़ना। तो इसका आंसर है राइट, वो हो जाएगा हल्के नाभिक मिलना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम
किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर ऑक्सीडेशन। तो जो परमाणु बम है, वो जो एटम है, वो बहुत बड़े बड़े नाभिक हैं, वो टूटते हैं तब, छोटे छोटे पार्टिकल में टूटते हैं तब एटॉमिक बम बनता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन, क्योंकि जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं उनसे एक बड़ा पार्टिकल बनता है और वो हाइड्रोजन बम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर फिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? तो जो यूरेनियम है इसका यूज नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी तत्व का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियम, रेडियो एक्टिव, क्योंकि अगर रेडियम है ये 3 पार्टिकल अल्फा, बीटा और गामा, इन तीनों में टूटता है। नेक्स्ट है, नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होगी? नाभिकीय अभिक्रिया से। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्बन 14 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका क्या होगा? जो एज निर्धारण है, एज डिटर्मिनेशन है, उसके लिए कार्बन 14 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धायु हाफ लाइफ क्या है? पूर्ण क्षय का समय, जब हाफ ही टाइम दे दिया तो कंप्लीट कैसे होगा? आधा पदार्थ क्षय होने का समय, दोगुना होने का समय या फिर ऊर्जा बनने का समय। तो इसका आंसर हो जाएगा आधा पदार्थ क्षय होने का समय। ठीक है, क्योंकि हाफ टाइम पूछ रखा है। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक मतलब कि मॉडरेटर का क्या कार्य होता है? तो इसका जो कार्य होता है वो है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। तो ये स्लोइंग न्यूट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी विकिरण से कौन सा रोग हो सकता है? तो जो रेडियो एक्टिविटी रेडिएशन है उनसे कौन सा रोग हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंसर। ठीक है, आज का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है, वो है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ऊर्जा उत्पादन का आधार क्या है? नाभिकीय विखंडन, प्रकाश संश्लेषण, विद्युत अपघटन या फिर रिडक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर फिजन, क्योंकि जो भारी पार्टिकल होते हैं उनको वे टूटते हैं तभी परमाणु ऊर्जा का निर्माण होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। उम्मीद करती हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कंप्लीट जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।